एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस क्लास 6। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 और नेम ऑफ द चैप्टर है द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास। यानी आज हम फर्स्ट एम्पायर जो मौर्यास के थे उनके बारे में रीड करेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी, इसकी नींव रखी। आपको पता है जो धनानंद है ना, वो नंद वंश के सबसे आखिरी शासक थे। यानी 322 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु यानी चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता लेके नंद वंश को खत्म करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। अब इंडियन हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वो किस तरीके से रखता है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उनके बाद उनके बिंदुसार उनके बाद बने और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आए। यानी इंडियन हिस्ट्री में सम्राट अशोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसमें सम्राट अशोक इसलिए इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि वही एक ऐसे एम्परर है हु गेव अप वॉर। यानी उन्होंने युद्ध जीत कर भी सब कुछ छोड़ दिया, युद्ध करने छोड़ दिए। तो आज यही सस्पेंस इस चैप्टर में है कि किस तरीके से उन्होंने युद्धों को जीत कर भी युद्ध ना करने की ठानी और इतिहास में इनको सम्राट अशोक जो है उनको बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा ज्ञाता और बहुत बड़ा सामाजिक सुधारक और समाज के लिए काम करने वाला जाना जाता है। सम्राट अशोक ने ऐसा क्या किया था जिससे कि उनको इतिहास में राजाओं का राजा यानी राजाओं का राजा सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य जो है, मौर्य जो युग है, मौर्य जो स्थापना करी गई थी, आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो द मौर्य एस्टैब्लिश द फर्स्ट एवर एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। It was called the empire because it was much larger than the kingdom was spread about the vast areas। यानी जो जनपद थे फिर महाजनपद आए। तो आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में मौर्य युग जो था और मौर्य के पास में जो जमीन थी, वो जो किंगडम था वो बहुत वास्ट था, बहुत लंबा चौड़ा राज्य था, साम्राज्य था। और इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को वो कवर तो करता ही था, साथ ही साथ में वो अपने आसपास के क्षेत्रों को भी कवर करता था। तो मौर्य जो कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड को कंट्रोल करते थे। प्रीवियस रूलर्स जो थे, जिनकी डायनेसिटीज थी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर में कि मौर्य साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने करी, इसको किस तरीके से फैलाया गया और यहाँ पे कैपिटल क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम चैप्टर को शुरू करते हैं, उससे पहले हम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और साथ ही साथ में उसको शेयर भी करें। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आज का चैप्टर अगर हम बात करें, जो सोर्सेज है जो हमें मौर्य काल के बारे में बताते हैं। देखिए हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमें जो पुरानी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें किससे मिलती है, वो हमें मिलती है हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, पिलर्स जो होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो काम करे गए हैं उनसे हमें पता चलता है, या वहाँ के लोगों के द्वारा जो कुछ किताबें लिखी गई हैं उनसे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। और सोर्सेज की बात करें तो जो इंडिका जो मैगस्थनीज ने लिखी है, इंडिका बुक जो है रिटन बाय द मैगस्थनीज, जो कि हमें इस साम्राज्य के बारे में डिटेल में बताती है। और साथ ही साथ में हमने पहले जिक्र किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु यानी जो कौटिल्य हैं उन्होंने भी इस साम्राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा और उनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो इंडिका टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल
and economic condition of the life during this period. That time of period लोगों का इकोनॉमिक कैसा था, यानी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सोशल सामाजिक स्थिति कैसी थी, पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति कैसी थी. अब अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र होता है डील, हाउ टू डील विद गवर्न एंड एम्पायर. यानी अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि एक राजा और सरकार किस तरीके से डील करती है लोगों के साथ में. सो इट डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यंस. और जब गवर्नमेंट जो काम करती है, जैसे आज हमारी जो गवर्नमेंट है, सेम उसी समय में राजा के भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था. तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें अर्थशास्त्र में पता चलता है. और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी. सो द रॉक एंड द पिलर एडिक्ट्स of Emperor Ashok are equally valuable sources, and these edicts were inscribed on rocks, stone pillars, and we know more about this great king mainly through the large number of inscriptions that has left behind. Coins are another important source. यानी जो हमें राजा के बारे में कैसे पता चलेगा कि भाई उन्होंने ये लिखा था, ये हमें पता चलता है रॉक है, स्टोन्स है, पिलर्स हैं, और साथ ही साथ में लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है, जो कि हम उनके द्वारा छोड़े गए थे. कॉइन जो है उनसे हमें पता चलता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे कॉइन थे, उनसे उनकी आर्थिक स्थिति पता चलती थी, इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती थी, ठीक है. अब बात आती है मौर्यस. मौर्यस एम्पायर जो थे वो कैसे थे, और साथ ही साथ में मौर्य जो स्थापना हुई थी, मौर्य काल जो था उसकी कैसे स्थापना हुई. तो बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की. अब चंद्रगुप्त जो मौर्य है, द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज द चंद्रगुप्त मौर्य. यानी चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले शासक थे जिन्होंने की इसकी स्थापना करी. द लास्ट नंद रूलर इन 321, यानी 321 BCE में नंद शासक जो थे उनको खत्म करके ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज मिनिस्टर्स चाणक्य. मैंने आपको पहले बताया था कि चाणक्य की हेल्प से, जो चाणक्य जो कि इनके मिनिस्टर थे, हु वर ऑल्सो नोन एज द कौटिल्य और विष्णुगुप्त. तो आपको यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है कि भाई चाणक्य कौन थे, कौटिल्य कौन है और विष्णुगुप्त कौन है. तो ये तीनों एक ही व्यक्ति है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, उसको संभालते थे. इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है अर्थशास्त्र. चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्क्रूड मगध. अब चंद्रगुप्त ने विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, इन्होंने मगध को अपने हाथ में ले लिया. ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर and a journal of Greek king. कौन थे? Alexander. And thereafter he tried to strengthen his control over other part of the northern India. यानी इन्होंने इन सबको तो हराया ही हराया, साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के अधिकांश नॉर्थन पार्ट को भी अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करी, और हालांकि ये कामयाब भी हुए. तो अब बात करते हैं मैगस्थनीज की. मैगस्थनीज क्या है? वो एक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के टाइम में. ही लीव इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त फॉर मैनी ईयर्स, और चंद्रगुप्त के समय में ये काफी सालों तक यहाँ पे इंडिया में रहे. अब बात करते हैं बिंदुसार की. तो चंद्रगुप्त वाज सक्सीड बाय हिज सन बिंदुसार. Okay, he defeated the ruler of 16 kingdom and added their land to his empire. यानी 16 kingdoms थे, उनको हराकर उनकी जमीन अपने अधीन कर ली. Under him, Mauryan empire spread across the whole of Indian subcontinent except for Kalinga. अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वही काम किया. यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बहुत सब कुछ जीत लिया था, लेकिन बिंदुसार ने भी वही काम किया और अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा फैला लिया था. लेकिन यहाँ पे बात करें हम, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कलिंग जो है
अगर हम कलिंग की बात करें तो उस समय में कलिंग जो था वो सिर्फ इनके हाथ में नहीं था, जो कि आज के समय में प्रेजेंट उड़ीसा का हिस्सा है, एज अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ। और कुछ छोटे मोटे जो किंगडम्स थे वो भी इनके हाथ में नहीं थे। सो द मौर्यास वर फ्रेंडली विद द किंगडम्स ऑफ द साउथ। लेकिन मौर्यास के जो दोस्त थे वो साउथ के किंगडम्स थे। अब बात आती है अशोक, एम्परर अशोक की, यानी अपने पिता बिंदुसार के बाद वो गद्दी पर बैठे और मोस्ट फेमस मॉडर्न किंग थे वो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर एवर और एवर। यानी सम्राट अशोक की बात अगर आती है तो बात डाउट वाली है ही नहीं, क्योंकि वो सम्राट के राजाओं के राजा थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो अशोक थे सम्राट, वो किस तरीके से फेमस हुए, उनके क्या क्या काम थे और उन्होंने भारत को कहाँ तक फैलाया। देखिए, अशोक जो थे ना was a most famous Mauryan king and one of the greatest ruler ever. The British historian जो कि H.G. Well had this is to say about Ashok. Amidst the ten of thousands of the name of the monarch that crowd the columns of history, the name of Ashok shines and shines almost alone like a star. यानी देखिए, बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ एक अलग दिखता है, वो था सम्राट अशोक। अब अशोक गवर्न हिज किंगडम वेल, और जो सम्राट अशोक है उन्होंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। साथ ही साथ इन्होंने नंबरलेस रॉक पिलर spread over a large part of the India, gave us a lot of information about the great ruler। और अगर आप देखें तो इंडिया में नंबरलेस रॉक्स हैं, पिलर्स हैं, जो कि हमें सम्राट अशोक के बारे में बताती है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि बिंदुसार ने भारत के बहुत सारे हिस्सों में अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कलिंग को मैंने कहा था कि एक्सेप्ट कलिंग उन्होंने सबको अपने अधीन कर लिया था। किंग जो कलिंग है ना वो बहुत छोटा सा था। When Ashok became the king, Kaling was the only kingdom which was not under Mauryan control। अब आपको यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो कलिंग है ना ये बहुत छोटा सा था, लेकिन ये सम्राट के अधीन नहीं था। अब जब कलिंग नहीं था तो सम्राट अशोक ने देखा कि मैंने सब पर तो विजय पा ली है, एक कलिंग ही तो है और उसे जीतना बहुत आसान है। तो उन्होंने क्या किया, कलिंग को अपने अधीन करने के लिए इन्होंने imported to it control the land and sea route in South India and South East Asia। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता था सी रूट जो था साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का। अशोक ने अटैक किया कहाँ पे, कलिंग पे, एंड इट आफ्टर अ फ्रीज बैटल। आपको पता है ये युद्ध जो है वो यानी सब कुछ पलट दिया उसने इतिहास में। अब वो कैसे पलटा, द वॉर विद कलिंग वॉज टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक। यानी अशोक की जिंदगी का, सम्राट अशोक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था ये युद्ध, और ये युद्ध था कलिंग वॉर। So the death and destruction and suffering that he saw in the war made him very sad। यानी एक सम्राट है, उसने बहुत सारे युद्ध करे हैं, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के दिल पर बहुत बड़ा गहरा असर किया। He feel very bad and he feel very sad also। So he realized the futility of the fighting of the war, would not to be fight any more war। यानी इन्होंने इस युद्ध में इतना नुकसान देखा, बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारी विधवाओं को देखा, बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखा, चारों तरफ खून खराबा देखा, तो इनका माइंड जो है वो चेंज हो गया और इन्होंने वो युद्ध जीत चुके थे, लेकिन
नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, यानी इन्होंने एक कसम खा ली, शपथ ले ली कि अब मैं जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करूंगा. सो ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू सर्व हिज पीपल, यानी इन्होंने ये युद्ध को देखकर मना करा और अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने लोगों के लिए सर्व कर दी, यानी लोगों के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी. अब आप ये देखिए, जो सम्राट जो युद्ध जीत कर भी सब कुछ छोड़ देता है, और वो युद्ध था कलिंग वॉर, यानी इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. अब अशोक के धम. अब धम यानी क्या होता है? देखिए, धम यानी धर्म. तो धम इज अ प्राकृत वर्ड ऑफ द संस्कृत दैट टर्म्स धर्मा, यानी धर्मा ही, धर्म को ही हम संस्कृत प्राकृत में धम के नाम से जानते हैं. तो विच मीन्स अ रिलीजियस ड्यूटी, यानी आपकी धर्म के प्रति आपकी ड्यूटी जो होती है. ठीक है. अब अशोक गेव अप द पॉलिसी ऑफ द conquest through war, Digvijay, and began to follow a policy, the conquest through dharma. Dharma Vijay. Spreading dharma become Ashok's goal in life. यानी अब अशोक का, जो सम्राट अशोक हैं, उनका मेन गोल क्या हो गया था लाइफ में? धर्म का प्रसार करना. उस धर्म का प्रसार करना जिसको वो फॉलो करते हैं, और वो मानते थे कि सारा मेरा जो भी काम है वो लोगों के लिए डिवोशन होना चाहिए. अब प्रिंसिपल ऑफ धम्म क्या थे? अशोक जो है ना, वो धर्म को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए. किसका? अशोक का. सम्राट अशोक बोलते हैं कि धर्म में क्या होना चाहिए. इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ हर सेक्रीफाइसेस, यानी उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भगवान की पूजा करें या आप सेक्रीफाइस करें किसी चीज़ को. इट वॉज कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल्स टू बी फॉलोड, यानी आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने चाहिए, मॉरल्स को फॉलो करना चाहिए. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्ध, यानी जो महात्मा बुद्ध हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. कौन? सम्राट अशोक. और उन्होंने उन्हीं को इंस्पायर होकर उन्हीं ने उनको फॉलो करने लग गए. और जब उन्होंने उनको फॉलो किया तो उन्होंने वो धर्म का निर्माण भी किया. और धम्म क्या बोलता है? अशोक वांटेड टू इंस्टिल अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, कोएक्सिस्टेंस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स इन द पीपल. ही आस्क्ड हिज पीपल, यानी उन्होंने अपने प्रजा को कहा कि देखिए, टॉलरेंस को अपनाओ, नॉन वायलेंस को अपनाओ, और अपने एल्डर्स को हमेशा रिस्पेक्ट करो. स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई का साथ दो, सच बोलिए. रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, दूसरों के धर्मों का भी उतना ही सम्मान करिए जितना आप अपने धर्म का करते हैं. ऑबे देयर एल्डर्स, हमेशा अपने से बड़ों का आदर करिए. सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं. फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, अहिंसा का मार्ग अपनाइए. प्रैक्टिस चैरिटी टूवर्ड्स द पुअर, हमेशा जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहिए. बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, आपको हमेशा काइंड रहना चाहिए, चाहे वो आपके नौकर हो, चाहे वो आपके दास हो. लिव टुगेदर पीसफुली, और शामिल करा उन्होंने कि हमेशा हमें हमारी ज़िंदगी में पीसफुली, शांति से रहना चाहिए. वो उन्होंने ये सब करा तो उन्होंने वेलफेयर भी किए, और वेलफेयर यानी समाज के लिए उन्होंने काम भी किया. सम्राट अशोक ऐसे ही नहीं बोला जाता उनको, यानी डीपली उन्होंने इतना वेलफेयर का काम किया कि लोग जो थे वो बड़े आश्चर्य में थे कि अशोक वॉज डीपली कॉन्क्रूड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ हिज एम्पायर. यानी उन्होंने अपने बच्चे की जैसे अपने प्रजा को माना, और साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि मेरी प्रजा मेरे बच्चे जैसी है. वन ऑफ हिज एडिक्ट ही सेज, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, यानी मेरी प्रजा में जो लोग हैं वो मेरे बच्चे के समान हैं.
एंड जस्ट आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रन, और जैसा कि मैं अपने बच्चों के लिए जैसा चाहता हूँ, दैट दे शुड बी ऑब्टेन वेलफेयर and happiness both in the world. And the next, the same do I desire for all men. और जैसा कि मैं बड़ी शांति से रहना चाहता हूँ, मैं मेरे समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं मेरी प्रजा के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, वैसा ही मुझे समाज के लिए करना है, इस वर्ल्ड के लिए करना है, और ये मेरी डिज़ायर है कि लोग भी ऐसा करें. सो अशोका बिल्ट गुड रोड्स, यानी उन्होंने उस समय में बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण करवाया. प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, और सड़कों के दोनों तरफ उन्होंने बहुत सारे पेड़ उगाए उन्होंने, ताकि जो राहगीर है, आने जाने वाले लोग आराम से रेस्ट कर सकें. सो along the road he construct rest houses also where travelers could rest. A large number of wells were dug, और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पे कुएं भी खुदवाए, लोगों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए वहाँ पे रेस्ट हाउस भी बनवाए. अशोक ऑल्सो बिल्ट मैनी हॉस्पिटल्स बोथ ऑफ द पीपल एंड एनिमल्स, यानी उन्होंने जानवरों के लिए और साथ ही साथ इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए. Regularly went on the tour and tried to solve the problem of his subject, और टूर करते रहते थे ताकि लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर पाए. So he did best to ensure that the people of the empire were happy. वो हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि उनके जो लोग हैं वो खुश रहे. स्प्रेड ऑफ धम. अब वो धम जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि धम यानी धर्म, अब वो धर्म को कैसे स्प्रेड करना चाहते थे. अशोक वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड धम, फॉलो इन देयर डेली लाइफ्स एंड बेनिफिट फॉर इट, यानी लोग चाहते थे कि जो धर्म है उसको फैलाएं. अब उस धर्म के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि लोग इसको समझ सके और अपनी डेली लाइफ में इसका बेनिफिट उठा सके. उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए. अशोक लीड द पर्सनल एग्जाम्पल. आपको पता है, जब एक राजा सब कुछ जीत कर छोड़ सकता है तो वो खुद भी तो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था लोगों में, खुद भी एक बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल थे कि लोग उस धर्म को फॉलो करें, लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, क्योंकि उनका सम्राट है, उनका जो राजा है, अगर वो अच्छे कार्य कर रहा है तो लोग भी उसको फॉलो करते हैं. हमारे घर में जब हमारे बड़े कुछ चीज़ अच्छा करते हैं तो छोटे बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं. सेम ऐसा ही अशोक मानते थे कि अगर वो एक अच्छा एग्जाम्पल लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो लोग उनको फॉलो ज़रूर करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. अशोक issued edict which contained the principle of Dham. The 14 rock edicts and 7 pillar, besides many minor edicts, describe the raw form of the carried out the moral principles he encouraged. यानी जो 14 जो रॉक पिलर्स थे, 7 पिलर्स थे, बहुत सारे उन्होंने उन पे चीज़ें गुदवाई. मोस्ट ऑफ दिस एडिक्ट्स वर द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स, और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स जो थी उसमें लिखे गए थे. लैंग्वेज वॉज प्राकृत में लिखे गए थे. लैंग्वेज वॉज द मासेस, लोगों को जो समझ में आती थी, जो उस समय बोली जाती थी. अशोक पुट दीज एडिक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, और उन्होंने इनको अपने एम्पायर में जगह जगह लगवाया. जनरली इन पब्लिक प्लेसेस, और जो ये पिलर्स थे, जो स्तंभ थे, इनको जनरली पब्लिक प्लेसेस में लगाया. फॉर एग्जाम्पल मार्केट है, टेम्पल है, और जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते, गैदर्ड, जहाँ पे वो लोग बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लगाया. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नेपाल, जो आज भी देखने के लिए हमें मिलते हैं. यानी आप कैन यू इमेजिन कि उन्होंने नेपाल, अफगानिस्तान तक उन्होंने ये चीज़ें लगा दी थी. सो अशोक अपॉइंटेड द ऑफिशियल काल धर्म मंत्र.
महामंत्रीज जो था spread dham, and these officers went from place to place spread the message of the dham among the people. यानी उन्होंने ऐसे मंत्रियों की गठन कर दिया, मंत्रियों का निर्माण कर दिया, एक ऐसा उन्होंने ऑफिस यानी जिसे बोलते कि एक ऐसे पोस्ट उन्होंने बना दी कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करें आउटसाइड द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है एंड इजिप्ट है. तो यू मस्ट लर्न ऑल दीज, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो अशोक की धर्म है, अशोक का जो धर्म है वो इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ फैला हुआ था. तो यू शुड राइट दिस. अब आप ये देखिए, आपको ये देख के पता चलेगा एम्पायर ऑफ अशोक एंड रॉक एडिट्स. यहाँ पे देखिए जो पत्थर के पिलर्स जो ये लगाए गए थे, ये आपको ट्रायंगल्स में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है. और ये जो पिंक शेड वाला एरिया है, ये सारा अंडर द अशोक थे, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, सुपर्ब था. कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन: सेंट्रल, प्रोविजनल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. So the administration of the city of the पाटलिपुत्र was separated. अच्छा, इसकी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट था. एंड सेंट्रल की बात अगर हम करें तो किंग वॉज सुप्रीम अथॉरिटी. जो राजा है वो सुप्रीम अथॉरिटी होते थे एंड टुक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग द एम्पायर. ही वॉज असाइटेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दे एक्टेड द किंग एडवाइजर, और वो किंग के एडवाइजर्स के रूप में काम करते थे. एंड प्रोविंस की बात करें अगर हम, तो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंसेस, ईच हेडेड बाय अ प्रिंस. प्रिंस के द्वारा संभाले जाते थे. एंड ही रूल्ड द प्रोविंसेस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड वाज असाइटेड बाय मैनी ऑफिसर्स. और बहुत सारे ऑफिसर्स और प्रिंस के द्वारा ये संभाले जाते थे, जो कि राजा के द्वारा दिया जाता था. जो डिस्ट्रिक्ट थे तो वो फर्दर डिवाइडेड होते थे. जो प्रोविंसेस होती थी उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था. एंड द प्रदाष्टा वॉज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होते थे, और उसमें होता था ही वॉज असाइड बाय द युक्तास एंड द राजकोस. दे मेजर्ड द लैंड, वो जमीन का नाप तोल करते थे. एंड कलेक्ट द टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. और उनका काम क्या होता था? वो बहुत सारी ज़मीन को मेज़र करते थे, कलेक्ट करते थे टैक्सेस जो कि ज़मीन से मिलते थे, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, ठीक है. अब आई बात विलेजेस की. विलेजेस मेड अप अ डिस्ट्रिक्ट. Villages assisted government officials in marketing the village boundaries and maintain land records and collecting taxes. Each village had a headman who was chosen by the villagers themselves. यानी हेडमैन होते थे विलेज में, और किसके द्वारा चूज करे जाते थे? विलेजर्स के द्वारा चूज करे जाते थे. पाटलिपुत्र was the capital of the empire. पाटलिपुत्र जो है वो यहाँ की कैपिटल था. And it was surrounded by a wooden wall. ये wooden wall से surrounded था, which has 64 gate, जिसके की 64 गेट हुआ करते थे, और 570 टावर्स हुआ करते थे इस पे. And there were also a moat around the city to protect its enemy attack. यानी जो शहर है उसके चारों तरफ क्या होता था? खाइयाँ खोद दी जाती थी ताकि कोई अटैक ना कर पाए. बड़े बड़े दरवाजे होते थे, है ना, बड़े बड़े टावर होते थे. सो द कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी. और 30 लोगों की ऐसी कमिटी बनाई गई थी जो कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी. और कमिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स. 6 बोर्ड होते थे. कंपेयरिंग द 5 मेंबर होते थे. हर उस कमिटी में 5 मेंबर होते थे. ईच बोर्ड लुक आफ्टर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, और सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते थे. फॉर एग्जाम्पल, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरनर्स, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स. यानी इन सब के भी अलग अलग विभाग होते थे, डिपार्टमेंट होते थे. एंड इंस्क्रिप्शन
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी इंस्पेक्शंस जो होते थे कि क्या चीज़ बनाई गई है, उसके भी गुड्स जो होते थे उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट होता था। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। सो आर्मी की बात करें तो मौर्य आर्मी जो है ना, वो फुट शोल्जर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे उनके पास। हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स भी थे। सेपरेट डिपार्टमेंट था प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, यानी हथियारों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो कि सेनापति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी। और जो सेनापति है वो आर्मी के हेड हुआ करते थे। नंबर ऑफ सिपाहीज थे उनके पास में, और whom were women also। तो रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू, आप देखिए मेन सोर्स जो इनकम हुआ करता था पहले, वो लैंड रेवेन्यू ही हुआ करता था। एंड इट वाज फिक्स्ड बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। यानी लैंड रेवेन्यू की अगर बात करें तो इट्स डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी पर डिपेंड करता था। और अगर बात करें तो ये 1/4 और 1/6 लिया जाता था। एक चौथाई और एक छठवां भाग उस उपज का लिया जाता था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो obtained फ्रॉम द ट्रेड। ट्रेड से भी, व्यापार से भी उनको रेवेन्यू मिलता था। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, यहाँ से जो इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर होते थे, इनसे भी वहाँ पे आय का एक बहुत बड़ा स्रोत होता था। ट्रेड वॉज ऑल्सो विथ रोम, इजिप्ट, चाइना एंड श्रीलंका। आप ये देखिए, ट्रेड की अगर हम बात करें तो उस समय ट्रेड बाहर के देशों से भी होता था, और वो देश थे इजिप्ट, रोम, चाइना, श्रीलंका। एंड अदर सोर्सेस ऑफ इनकम ऑल्सो, फॉरेस्ट हुआ, माइंस हुआ, कस्टम ड्यूटीज हुआ, गिफ्ट्स भी मिलते थे। एंड अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशन वाटर टैक्स, यानी वाटर टैक्स का भी अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है, जो कि हमें अर्थशास्त्र के द्वारा पता चलता है। So the money collected through taxes was spent on maintaining the army। अब हमने बोला कि राजा इतने सारे टैक्सेस तो ले लेते हैं, लेकिन उन टैक्सेस को वापस वो लोगों पर भी लगाते थे, मेंटेन करते थे एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी जिसको कि वो सैलरी पे करते थे। और सैलरी पे करते थे, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देते थे, पब्लिक वेलफेयर करते थे, और बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, रोड, ये सब वो बनाते थे। अगर हम बात करें यहाँ की कि लोगों का जो व्यवसाय था, तो व्यवसाय में बहुत सारे अलग अलग पार्टीशन थे। A first census was done during the reign of the Mauryan। It listed the people living in the empire and the caste and occupation। और बहुत सारे कास्ट हुआ करती थी, बहुत सारे ऑक्यूपेशन हुआ करते थे इसमें। और मयूर जो है, लार्ज आर्मी हुआ करती थी, सिपाही जो इनके पास हुआ करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा, बहुत मज़े वाला भी रहा, और आई थिंक आप सबको समझ में भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।